नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम का टॉपिक। एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, परिभाषा देखने को मिल सकती है और उससे संबंधित उदाहरण देकर हमें व्याख्या करने को मिल सकती है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वनाम क्या है? छोटे शब्दों में यदि हमें कोई बोले सर्वनाम को समझाइए, तो सर्वनाम होते हैं वे सभी शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और संज्ञा के बार बार दोहराए जाने पर रोक लगाता है और वाक्य की सुंदरता बनाए रखता है, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम की परिभाषा यहां पर हम आपके सामने लिखते हैं। डेफिनेशन अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ में सर्वनाम की। ठीक है, तो डेफिनेशन है वे सभी शब्द, वे सभी शब्द, जितने भी शब्द हमारे पास में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वे सभी शब्द जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग संज्ञा के, संज्ञा के बार बार, संज्ञा के बार बार होने वाले, होने वाले प्रयोग पर रोक लगाता है, रोक लगाता है। संज्ञा के बार बार होने वाले प्रयोग पर रोक लगाता है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और संज्ञा के बार बार प्रयोग होने पर रोक लगाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये बात याद रखना। अब इसको समझते हैं एक उदाहरण के जरिए। उदाहरण के जरिए जैसे मैंने कहा शीला, कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैंने यहां पे ऐसे ही एक नाम लिख दिया, शीला स्टोल अ पर्स, चुराया, स्टोल अ पर्स, पर्स चुराया है। शीला स्टोल अ पर्स फ्रॉम द मार्केट, शीला ने बाजार से एक पर्स चुराया। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, शीला ने एक पर्स चुराया बाजार से। मान लिया भाई हमने चुरा लिया होगा, है ना। चलो, पर्स चुराया, आगे लिखते हैं शी गेव इट टू हर हस्बैंड, शीला ने ये पर्स अपने पति को दे दिया। तो शी गेव इट टू हर हस्बैंड, शी ने वो पर्स उठाया और अपने हस्बैंड को दे दिया। शी गेव इट टू हर हस्बैंड, ही थ्रू इट इनटू द रिवर, ही थ्रू, थ्रू यानी उसने फेंक दिया, ही थ्रू इट इनटू द रिवर, उसने उठाकर फेंक दिया पर्स को नदी में। बोथ फॉट ईच अदर ऑन द रोड, बोथ फॉट, फॉट के साथ में विद नहीं आता है, याद रखना। तो बोथ फॉट ईच अदर, दोनों आपस में ही लड़ पड़े। बोथ फॉट ईच अदर ऑन द रोड, रोड पर ही लड़ पड़े। दोनों के दोनों आपस में ही लड़ पड़े, रोड पर थे और वहीं खड़े होकर लड़ पड़े। ठीक है जी, अब रोड पर लड़ रहे हैं तो एवरीवन वाज एंजॉयिंग देयर क्वारल, अब वो लड़ रहे हैं और हर कोई व्यक्ति उनकी लड़ाई देख रहा है। तो एवरीवन वाज एंजॉयिंग, एवरीवन वाज एंजॉयिंग देयर क्वारल, हर कोई व्यक्ति उनकी लड़ाई के आनंद ले रहा था, हर कोई व्यक्ति आनंद ले रहा था उनकी लड़ाई के। ठीक है जी, उनमें से एक ने वीडियो बना लिया भाई, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम मेड अ वीडियो, रिकॉर्ड वीडियो आना चाहिए लेकिन हमने यहां मेड ही लिख दिया, मेड अ वीडियो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें इसमें ढूंढना है सबसे पहले संज्ञा, और संज्ञा ढूंढ के फिर हम ढूंढेंगे सर्वनाम। हिंदी में इसकी पहले पूरी कहानी सुनाते हैं।
शीला ने एक पर्स चुराया, पर्स चुराकर अपने पति को दे दिया। पति ने क्या किया, उस पर्स को उठाकर नदी में फेंक दिया। दोनों में लड़ाई हुई। अब लड़ाई हुई रोड पर, तो ऐसे में शीला ने अपने पति से जब लड़ाई लड़ रही थी तो किसी ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद में क्या हुआ, वो पर्स फिर क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करके जाहिर सी बात है आगे की कहानी कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर सबसे पहले खोजते हैं संज्ञा, सबसे पहले खोजते हैं संज्ञा। और संज्ञा को खोजने के बाद संज्ञा के लिए जितनी बार प्रयोग होगा कोई भी शब्द, तो उसको हम लोग कह देंगे सर्वनाम। बहुत सिंपल सा तरीका। तो सबसे पहले कार्य कौन कर रहा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। तो पहले एक व्यक्ति आया, शीला, शीला ने चुराया पर्स। तो शीला, शीला ने चुराया पर्स, तो एक वर्ड आ गया शीला। पहला वर्ड आया शीला, दूसरा वर्ड आया हमारे पास पर्स। दो वर्ड आ गए। शीला ने पर्स चुराया। अब जो शब्द ये जानकारी देते हैं कहां से चुराया, जो शब्द ये जानकारी देते हैं कहां से चुराया, तो उन शब्दों को प्लेस कहा जाता है। और कहां से, स्थान की जानकारी देने वाले शब्द आपके पास में याद रखना नाउन नहीं होते हैं। एक लाइन हमने बोली कि जो शब्द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का स्थान ही संज्ञा का है। अन्य स्थानों पर जो शब्द आएंगे उनको हम संज्ञा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो शीला ने एक पर्स चुराया। अब आगे बढ़ते हैं। शीला ने इस पर्स को दिया, किसको दिया है भाई, नाम पढ़िए जरा, हस्बैंड को दिया। तो ये हो गया दूसरा संज्ञा, तीसरा, सॉरी, पर्स हो गया दूसरा, तीसरा हो गया हस्बैंड। अब आता है अगला पॉइंट, ही थ्रू इट, उसने फेंक दिया। कहां फेंका, कहां, जो सवाल जवाब दे कहां का, वो एडवर्ब है। ये लाइन याद रखना, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है एडवर्ब की परिभाषा, तो आप पहले समझते चलिएगा। बोथ फॉट ईच अदर ऑन द रोड, दोनों के दोनों रोड पर लड़ गए। कहां लड़े हैं, रोड पर लड़े हैं, तो ये भी बन गया आपका एडवर्ब। ठीक है भाई, फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एवरीवन वॉज इंजॉइंग, हर कोई लोग मजे ले रहा था। किस चीज के मजे ले रहा था, क्वारल, क्वारल हो गया झगड़ा, उनका युद्ध हो रहा था और हर कोई व्यक्ति उस क्वारल के मजे ले रहा था। वन ऑफ देम मेड वीडियो, एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। तो वीडियो भी क्या हो गया, संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा बनता है। वे सभी शब्द संज्ञा बनते हैं जिनका प्रयोग आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। तो शीला के लिए सबसे पहला वर्ड जो प्रयोग हुआ सर्वनाम में वो है शी, शी। तो शीला के लिए अगर कहीं पे शी प्रयोग है तो वो सर्वनाम है। शी के बाद कहीं पे हर प्रयोग है तो वो सर्वनाम है। अब ऐसे ही हस्बैंड दूसरा नाम होने से पहले पर्स आ गया, तो पर्स के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव के लिए इट का प्रयोग होगा। वीडियो क्योंकि निर्जीव है तो उसके लिए इट का प्रयोग होगा। अगर कहीं पे इट आ जाए, इट्स आ जाए, तो दोनों ही वो पर्स के लिए प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है। देखो यहां पर ये आ रहा है इट, किसके लिए आ रहा है, पर्स के लिए। फेंका नदी में, किसको फेंका, पर्स को। फिर आया ही, हस्बैंड है ही, तो अगर कहीं पर प्रयोग हो जाए ही, हिज, हिम, तो ये सब हमारे बन जाते हैं सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन लड़ा है, शीला और उसका हस्बैंड। तो उसका नाम लिखने की जगह हमने यहां पे लिख दिया बोथ। अब कायदे से बोथ इन दोनों के लिए, एक के लिए नहीं है, तो बोथ भी क्या बन गया, सर्वनाम। दोनों के लिए जो शब्द आया, बोथ फॉट ईच अदर, किससे लड़ाई हुई, लड़ाई हुई। देखो वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट, तो ये ईच अदर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ईच अदर भी क्या है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो भी शब्द आएगा या तो वो संज्ञा या वो सर्वनाम। तो ईच अदर आपस में ही भिड़ गए, आपस में ही भिड़ गए। एवरीवन वाज एंजॉयिंग देयर क्वारल, everyone was enjoying their quarrel। अब यहां पे ये जो देयर है ये विशेषण है, ये बात याद रखना। अब यहां पर एक और शब्द आ गया हमारे पास में, everyone, एक और शब्द आ गया जिसको हम लोग कहते हैं everyone। याद रखना है जिन शब्दों के पीछे वन का प्रयोग हो जाए
वे सभी शब्द आपके सर्वनाम बन जाते हैं। जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये चार ही शब्द बनते हैं अंग्रेजी में। ऐसे ही जिन शब्दों के पीछे बॉडी लिखा आ जाए, जैसे नोबडी आ गया, एवरीबडी भी एक सर्वनाम है, समबडी भी एक सर्वनाम है, और एनीबडी भी एक सर्वनाम है। समबडी हो गया और एनीबडी हो गया, ठीक है भाई, समबडी और एनीबडी हो गया, ये भी सर्वनाम है। ऐसे ही नथिंग भी एक सर्वनाम है, नथिंग, देखो ना एक वर्ड से कितने पहचान में आ गए। एवरीथिंग भी एक सर्वनाम है, एवरीथिंग। ऐसे ही एनीथिंग, ऐसे ही समथिंग, ये सारे सर्वनाम है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं वे सर्वनाम है। इनमें से एक व्यक्ति, इसकी हिंदी क्या बनती है, इनमें से एक। अब ऊपर जो लोग हैं, ऊपर जो लोग हैं वो है एवरीवन, ऊपर जो लोग हैं एवरीवन, सारे के सारे देख रहे थे, लड़ाई लड़ाई हो रही थी, सारे एंजॉय कर रहे थे। इनमें से कोई एक की बात हो रही, कोई एक के लिए आ गया वन ऑफ देम, इनमें से एक के लिए आ गया वर्ड वन ऑफ देम। अब क्या वन ऑफ देम जो व्यक्ति था जिसने वीडियो बनाया उसका नाम नहीं पता, भाई हमें तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है भीड़ में किसने बनाई। अब जिसने भी बनाई वो एक व्यक्ति सर्वनाम है और उसका कोई ना कोई नाम होगा, यदि कोई नाम है तो वो व्यक्ति भी सर्वनाम है। तो इस प्रकार से ये एक लिस्ट बनी संज्ञा की, और संज्ञा को हटाकर कितने सारे सर्वनाम बन गए। अब याद रखना है कि जो जो शब्द संज्ञा को हटाकर प्रयोग होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा, संज्ञा के बार बार होने वाले प्रयोग पर रोक लगाएगा, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा याद रखना। कई बार पेपर में ऐसा आ जाता है आपके पेपर में कि सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए, परिभाषा भी दीजिए और उदाहरण देकर समझाइए। अब बालक के दिमाग में तो एक ही बात है, पहले परिभाषा ढूंढनी है फिर उदाहरण ढूंढना है ना, तो दोनों काम करना है, ध्यान से समझ लो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अभी तक हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होता है। पहले आपको यह बता देते हैं सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। पेपर में कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक नाम लिख के दे देंगे कि सर्वनाम की व्याख्या करो। अब नाम लिख के दे देंगे तो बच्चे को समझना पड़ेगा कि कितने नाम हैं, कैसे कैसे समझना है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम की बात करते हैं। कितने प्रकार का सर्वनाम है, कितने प्रकार का सर्वनाम है, ये बात याद रखिएगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, काइंड्स ऑफ कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले पहचान बनानी है, सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन की यदि हम बात करते हैं तो हिंदी में इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ये सबसे पहला नाम है। 9 प्रकार से 10 प्रकार के सर्वनाम है। पहला प्रकार हमने बताया व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे व्यक्तिवाचक सर्वनाम के सब्जेक्ट वाले पार्ट है। ये सब्जेक्ट वाले पार्ट हैं, ये बात याद रखिएगा। आई को बदल देते हैं, यदि आई का अर्थ क्या बताते हैं, मैं, लेकिन आई का यदि मी कर दें तो ये हो जाता है मुझे, ये हो जाएगा मुझे। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। वी से बनता है अस, तो हम से बन जाएगा हमें। यू का पार्ट यू ही रहता है, यू को हम तुम भी कहते हैं, हम आप भी कहते हैं। तो इसके लिए तुम भी हो गया, आप भी हो गया, और आपके बाद यू का अर्थ तुम्हें भी हो गया, तुम्हें, तुमको, सब इसी में आ गया, है ना। तो वी का अर्थ हो गया हम, यू का हो गया। दे का अर्थ होता है वे लोग, दे से बनता है दोस्तों देम, दे से बनता है देम, THEM देम। तो वे के बाद उन्हें, वे बन जाएगा। वे के बाद अगला शब्द क्या बन जाएगा, उन्हें। ही से बनता है हिज, ही का अर्थ क्या होता है, वह। और हिम, हिज का अर्थ, हिम का अर्थ क्या होता है, उसे।
उसे, एक व्यक्ति है तो उसे। याद रखना ही का प्रयोग जो होता है, ही का प्रयोग लड़का बॉय के लिए होगा, एक लड़का होगा। अगर एक लड़की होगी तो शी का प्रयोग होगा, और बॉय अगर है तो ही का प्रयोग होगा। इसे लिखते चलना है, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। शी का अर्थ क्या होता है? शी का अर्थ लड़की, वह और हिंदी में उसे कहते हैं। हिंदी दोनों की सेम है, दोनों की सेम है, बट फर्क है यहाँ पे। इट का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है तो इसके लिए हम यह का भी प्रयोग करता है, या इसे भी कहते हैं, इसे। और इसका जो पार्ट बनता है, इसे इट्स का प्रयोग करते हैं, ITS, इट्स। अब इसमें याद रखना हमने कोई कॉमा नहीं लगाया है। अगर नोट बना लीजिएगा, NOTE नोट बनाना है, यहीं पे क्या नोट बनाना है? अगर यहां पर अपोस्ट्रोफे के साथ में, अपोस्ट्रोफे के साथ में एस आ जाता है तो इसका अर्थ होता है इट इज। ये दो शब्दों को जोड़कर एक बना है, ये दो शब्दों को एक बना है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसे, या हाँ इसे। तो ये हो गया पहला पार्ट पर्सनल प्रोनाउन का। ये है सबसे पहला पार्ट पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन के बाद में दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं जरा। दूसरा पार्ट आता है पॉजेसिव प्रोनाउन का। इसको हम लोग कहते हैं अधिकारवाचक, अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकार दर्शाना है, अधिकार यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे पे अधिकार दर्शाना। जब जब संज्ञा का, जब सर्वनाम का, सॉरी, जब सर्वनाम का कहीं पर किसी संज्ञा से अधिकार दर्शाना होता है तो उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अधिकारवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे माइन एक वर्ड है, माइन। माइन का अर्थ होता है मेरा। एक शब्द आता है आवर्स, हिंदी बनती है हमारा। ऐसे ही एक शब्द आता है योर्स, हिंदी बनती है तुम्हारा। तीसरा शब्द आता है देयर्स, उनका, देयर्स उनका। हर्ज, HERS, हर्ज उसका। ऐसे ही हिज भी बनता है, उसका। इट्स, उसका। बस फर्क कितना है? ये लड़के के लिए यूज होगा, ये लड़की के लिए यूज होगा। ये निर्जीव वस्तु को दिखाना है, उसके लिए यूज होगा। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पेपर में कभी भी इस प्रकार का कोई वाक्यांश आ जाए तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पॉजेसिव एडजेक्ट प्रोनाउन के बाद नंबर तीसरा। अभी हम केवल टाइप बता रहे हैं, ठीक है। अब आता है नियम नंबर तीसरा, यानी तीसरा पार्ट अगर कोई पूछे कि, तो तीसरा पार्ट हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही हिंदी में या अंग्रेजी में दूसरा नाम भी दिया जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, इसे हम कहते हैं दबाव वाचक या दबाव सूचक। दबाव वाचक या सूचक।
इसे हम अक्सर जोर देकर जब हमें किसी को कहना होता है, इसका अर्थ समझ लीजिए, वाक्य में जब किसी क्रिया के, किसी अधूरी क्रिया के, अधूरी क्रिया यानी वर्ब, अधूरी क्रिया यानी वर्ब, वाक्य में जब किसी अधूरी क्रिया के अर्थ को पूरा करना होता है, अर्थ को पूरा करना होता है, करना हो, तो उसके लिए, तो उसके लिए, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वाक्य में वर्ब का प्रयोग होता है और कई वर्ब अपने आप में स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाती है, अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाती। तो जब वाक्य में वर्ब अपना अर्थ पूरा ना कर पाए तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है जी, तो कौन कौन से शब्द हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे आई से बनता है माई सेल्फ, आई से बनता है माई सेल्फ, वी से बनता है आवर सेल्व्स, यू से बनता है योर सेल्फ, एक और शब्द बनता है हमारे पास में योर सेल्व्स, ठीक है। इसके बाद में इट से बनता है इट सेल्फ, दे से हम लोग प्रयोग करते हैं देमसेल्व्स का, ठीक है। इसी के बाद में ही से बनता है हिमसेल्फ, शी से बनता है हरसेल्फ, ठीक है, शी से बनता है हरसेल्फ। तो हमारे पास सारे वर्ड हो गए ना, आई वी यू दे ही शी और इट। ऐसे ही एक शब्द और आता है, वन से बनता है वन सेल्फ, ये एक शब्द और बनता है। अब इन सब की हिंदी एक ही बनती है, इन सब की हिंदी सेम है, सबकी हिंदी, इन सबकी हिंदी सेम है, सबकी हिंदी सेम है, सबकी हिंदी सेम है। क्या हिंदी बनती है? खुद को, खुद को, अपने आप को, ठीक है। चाहे आप लिख लो खुद को या लिख लो अपने आप को, अपने आप को, इन सब की सेम हिंदी बनती है, इन सब की हिंदी सेम बनती है, खुद को या अपने आप को। जब भी आप बात करेंगे ना कि भाई ये काम हो रहा है तो खुद को किया, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ बाय डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने की वजह से मैंने खुद को चोट पहुंचाई, खुद को दुख पहुंचाया, खुद को दुख पहुंचाया। ठीक है जी, तो यहां पर बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला सवाल हमारे पास में क्या आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में नंबर 4 पर आता है हमारे पास में, नंबर 4 पर आएगा हमारे पास में क्या है, नंबर 4 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पहली बात, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें
आपस में की हिंदी दर्शानी है या आपस में का अर्थ दर्शाना है, का अर्थ दर्शाना है, आपस में का अर्थ दर्शाना है, तो वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। जैसे अभी हमने पीछे दो वर्ड पढ़े थे कि दो दोस्त या हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ पड़े, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ पड़े, तो हमने एक वर्ड का प्रयोग किया था। पहला वर्ड था ईच अदर। ईच अदर, दो लोग आपस में कोई लड़ाई लड़े, दो लोग आपस में लड़े, दो लोग आपस में लड़े, तो ईच अदर। ईच अदर दो लोगों के लिए होता है। अगर इसी की जगह मैंने एक और वर्ड लिख दिया वन अनदर, एक और वर्ड लिख दिया वन अनदर, दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो से ज्यादा लोग आपस में, आपस में। अब मैंने कहा दो लोग आपस में लड़ पड़े तो ईच अदर, दो से ज्यादा लोग आपस में लड़ पड़े तो वन अनदर। यहां एक छोटा सा ही नियम जानना है, बहुत छोटा सा नियम है कि जब दो लोग आपस में हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात, ये याद रखना है। इन दो कॉन्सेप्ट या थ्योरीज को समझ लेते हैं यदि, तो आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये बात, बहुत छोटे शब्दों में इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा क्या है, नंबर 4। नंबर चार हो गया, रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोनाउन आता है नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब हम बात करते हैं चीजों को बांटने की, बांटने की, व्यष्टि करते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, थोड़ा उसका, थोड़ा उसका, थोड़ा उसका, थोड़ा उसका, तो ऐसे में व्यष्टिवाचक, व्यष्टिवाचक को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ होता है चीजों का बांटना। जब वाक्य में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को, किए गए कार्य को दर्शाना है, कार्य को दर्शाना है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रोनाउन का प्रयोग होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को दर्शाने के लिए 4 शब्द है, केवल और केवल 4। इसका हिंदी होता है ईच, ईच का हिंदी होता है प्रत्येक। अब जब ईच को लिखते हैं तो मजबूरी में हमें एवरी को भी लिखना पड़ता है, ईच के साथ हमें लिखना पड़ता है एवरी। अब कायदे से एवरी जो होता है विशेषण है, याद रखना, एवरी विशेषण है। हिंदी इसकी भी होती है प्रत्येक, हिंदी होती है प्रत्येक, लेकिन एवरी का हिंदी जो बनता है प्रत्येक, वो विशेषण है, याद रखना। ईदर, ईदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, कोई एक, दो में से कोई एक, तो ईदर का प्रयोग होता है। ऐसे ही एक और शब्द आता है नीदर, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग किया जाता है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे
बेसिकली व्यष्टिवाचक कह देते हैं, बांटना कह देते हैं। जब आप दो या दो से अधिक चीजों को बांटने की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव आता है। नंबर 6 की बात करते हैं, संकेतवाचक, जिसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ संकेत करना हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के प्रयोग के लिए यहां पे एक लाइन समझना, दिस होता है एक वचन, दीज होता है बहुवचन। दिस होता है पास में रखी एक चीज को दर्शाना, दैट होता है पास में रखी एक चीज के लिए, और दोज होता है दूर में रखी ज्यादा चीजों के लिए। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये बात याद रखना, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है जी। इसके बाद में कुछ वर्ड और भी हैं, जैसे हमारे पास एक वर्ड हम यूज करते हैं सच। सच के साथ हम वैसे दैट लगाते हैं, लेकिन दैट लगाते ही वो कंजंक्शन बन जाता है, तो सच के बाद एक वर्ड और आ जाता है द सेम। अब आपसे कोई वर्ड पूछ ले कि ये कौन सा सर्वनाम है, ये कौन सा हिस्सा है, तो उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव का नाम लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है बांटना, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है इशारा करना। अगला वर्ड है नंबर 7, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक कहते हैं इसको, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब आप प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछने के लिए हु का प्रयोग होता है, प्रश्न पूछने के लिए हुम का प्रयोग होता है, प्रश्न पूछने के लिए हुज का प्रयोग होता है, विच का प्रयोग होता है, और अंतिम वट का प्रयोग होता है। वट का प्रयोग होता है। याद रखना है, अभी बेसिक बेसिक जानकारी समझनी है। हु का हिंदी होता है कौन, कार्य करने वाले की जानकारी चाहिए तो कौन। हुम होता है किसको, किसका, संबंध दर्शाने के लिए किसका, चुनाव करना है तो कौन सा, कौन सा। विच का प्रयोग, और वट तो हम सभी जानते हैं क्या, वट का अर्थ होता है क्या। तो ये सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं आपके सर्वनाम को दर्शाने के लिए। ये अभी हमारे हुए हैं 7 पार्ट, 7 पार्ट हुए हैं, अभी भी 2 हिस्से हमारे बाकी हैं, अभी भी 2 हिस्से हमारे बाकी हैं। 2 हिस्सों में अब आता है अगला हिस्सा हमारा, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये है 8वां पार्ट, 8वां पार्ट जिसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अधिकारवाचक कहते हैं, अधिकारवाचक, है ना। बेसिकली संबंध दर्शाना होता है इसका काम भी, इसको भी हम संबंधवाचक कह देते हैं। संबंध वाचक, जब एक चीज का दूसरी चीज से संबंध दर्शाते हैं। ये आसान नहीं है समझना, लेकिन इसे याद रखिएगा। जब वाक्य में, जब वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का संबंध अन्य चीजों से करवाया जाता है, चीजों से दर्शाया जाता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। तो रिलेटिव
प्रोनाउन बनता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब हमारे पास में वर्ड क्या आ गए रिलेटिव प्रोनाउन में? सबसे पहला आ गया हु, दूसरा हमारे पास ऐसे ही एक वर्ड आ गया हुज, तीसरा वर्ड हमारे पास आ गया whom, चौथा वर्ड आ गया which, इस बार आ जाएगा that। याद रखना दैट आएगा, वट नहीं आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, तो इनमें से किसी भी शब्द को नहीं बदलना है। याद रखना यही शब्द कंजंक्शन का काम करते हैं, यही शब्द आपका संबंध दर्शाते हैं, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध दर्शाते हैं। तो ऐसी अवस्था को दर्शाने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और अंतिम क्षण हमारा आता है, अंतिम हिस्सा हमारे पास आएगा लास्ट पार्ट इनडेफिनिट प्रोनाउन का। लास्ट पार्ट आएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन का। इनडेफिनिट का अर्थ क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित यानी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है ये क्या है, अनिश्चित वाचक कहते हैं। अनिश्चय या अनिश्चित कह दो, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है ना, तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। नॉट डेफिनिट की परिस्थिति। नॉट डेफिनिट जब कार्य करने वाला व्यक्ति अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है और उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, और उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, जानकारी नहीं मिलती है, तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में कायदे से हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे बोथ, एनी, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल। मैनी आ भी एक शब्द होता है, पता है आपको? ये शब्द कायदे से हमें लगता है कि नहीं होगा, लेकिन मैनी आ भी एक शब्द होता है। मैनी आ, ये हो गए शब्द हमारे पास में। इसमें एक और शब्द आ जाता है कई जगहों पे, मोर, कई जगहों पे आ जाता है मोस्ट, कई स्थानों पर हम यूज करते हैं एनफ। ये सब सर्वनाम, सब सर्वनाम है। अब आ जाते हैं वे सर्वनाम जो हमने शुरू में बताए थे, जैसे somebody, someone, something। सेम ऐसे ही एक वर्ड हमने बताया था, anybody, anyone, anything। अगला वर्ड आ जाता है no one, nobody, nothing। ऐसे ही वर्ड आ जाएगा हमारे पास में एवरीवन, एवरीबॉडी और एवरीथिंग। तो यहां पर ये बनते हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये बनता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन की जो श्रेणी होती है, इस श्रेणी के अंदर हम सारे के सारे वो प्रोनाउन ऐड कर देते हैं जिन प्रोनाउन की हम बात करते हैं और हमें ये पता नहीं कि कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है। कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं पता होता, केवल और केवल उस अवस्था में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। टोटल 10 प्रोनाउन होते हैं, हम बात करते हैं टोटल होते हैं 10 प्रोनाउन। अब 10 प्रोनाउन में
तीसरे नंबर का जो प्रोनाउन है ये दोनों सेम है, तीसरे नंबर का प्रोनाउन दोनों सेम है, इसीलिए हमने इसको दो अलग अलग जगह लिखने की जगह, एक जगह अलग अलग लिखने की जगह हम दोनों को एक साथ जोड़ देते, दोनों को एक साथ जोड़ देते। इस वजह से हमने 9 सर्वनाम लिखे हैं। टोटल हमारे पास में 10 सर्वनाम होते हैं। 9 सर्वनाम हमने आपके सामने लिखे, 10 सर्वनाम होते हैं, और तीसरा और चौथा हमने इकट्ठा लिख दिया था, इसलिए आपको यहाँ पे कम दिखेंगे, अन्यथा ये 10 सर्वनामों की कैटेगरी आती है। क्लियर है बात? अब आ जाती है बात नंबर अगली। सबसे पहले आपसे पेपर में क्या पूछा जाने वाला है? पेपर में आपसे पूछा जाने वाला है सर्वनाम की परिभाषा। जितने बच्चों का सब्जेक्ट कम्युनिकेशन मेन सब्जेक्ट है, उन बच्चों के पेपर में आपसे किसी भी एक सर्वनाम के बारे में सवाल पूछ लिया जाएगा, और उस सर्वनाम में सवाल को आपको व्याख्या सहित समझाना है। व्याख्या के साथ साथ आपको उदाहरण भी देने हैं, एक एक चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है, तभी जाकर काम बनेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो जो व्याख्या हमने आपको दी है उनको एक बार पढ़ना है। अब जब हम आगे इसकी और अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाई करेंगे तो एक एक टॉपिक की अंग्रेजी में परिभाषा देंगे। अंग्रेजी का पेपर है, अंग्रेजी में परिभाषा देंगे, ताकि आपको आसानी से पेपर समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस बात को बेहतरीन तरीके से आपको समझना जरूरी है। क्लियर है? तो ये हमारा आज का जो सेशन था वो सर्वनाम के बारे में जानकारी देना था, वो आपके एक प्रश्न का हल देना था जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे कोई भी सवाल आता है कि सर्वनाम की व्याख्या कीजिए, तो वो पूर्ण व्याख्या आप यहां पे लिख सकते हैं। कोई भी इनमें से 4 या 5 वर्ड ले सकते हैं, और इनके उदाहरण आपको फर्दर क्लासेस में मिलेंगे। एक एक चीज को व्याख्या करके डिस्क्रिप्शन के अंदर हम पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में अलग अलग पार्ट्स ऑफ काइंड्स को समझने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए दिक्कत के। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले पार्ट की, पर्सनल प्रोनाउन। ये हम पहले कवर कर चुके हैं, दोबारा सुन लीजिएगा, एक क्लास इसकी हो चुकी है सर्वनाम की। आज हम इसमें अगले हिस्से को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हिस्सा आता है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। इसे आप कई किताबों में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहेंगे, कई जगहों पर इसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। मैंने पिछली क्लास में व्यक्तिवाचक लिखा था, इसमें हम लोग इसके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम लिख देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखना, यह सर्वनाम हमेशा पर्सनल प्रोनाउन जो है प्रॉपर नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का कार्य होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को दर्शाना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द हैं उनको दर्शाने के लिए पर्सनल प्रोनाउन आता है। जैसे सबसे पहले आ गया आई, दूसरा आ गया वी, फिर आ गया हमारे पास में यू, फिर आ गया हमारे पास में ही, शी, इट या फिर दे। ये 4 नाम हमारे पास आते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये 4 नाम हमारे पास में पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी हम इसकी कल बता चुके हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं ये। आई का सब्जेक्टिव केस अगर आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी बनेगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस बनेगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही बनता है। ही से हिम बनेगा। शी से हर का प्रयोग होगा। इसके बाद में इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, और दे से देम बनता है। ये है सबसे पहला पॉइंट। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग जो होगा वो केवल और केवल वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही होगा। यदि आप कोई वाक्य लिखते हैं, यदि कोई वाक्य आप लिखते हैं
तो वाक्य लिखते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो स्पेसिफिक स्थान है, ये जो पर्टिकुलर जगह है, पोजीशन है, ये वाली जो पर्टिकुलर जगह है या ये वाली जो पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ये बात याद रखना है। अब एग्जाम्पल यदि यहाँ पर मैं आपको दूं, तो एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे मैंने कहा, आई टीच देम अ लेसन। मैंने उनको एक पाठ पढ़ाया। आई टीच देम अ लेसन। तो यहां पर आई जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, कार्य करने वाला व्यक्ति है, कर्ता है। इसने क्या कार्य किया है, जो कार्य किया है उसको हमने वर्ब का नाम दिया। मैं पढ़ाता हूं, किसको पढ़ाता हूं, ऑब्जेक्ट है, देम को पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं, तो वर्ब से ही एक और ऑब्जेक्ट आया, उनको एक पाठ पढ़ाता हूं। आई टीच देम अ लेसन। तो याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान जो होगा वो निश्चित होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान जो होगा वो निश्चित होने वाला है, याद रखना है, भूलना नहीं है। तो हम जो सीख रहे हैं प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के, ठीक है जी, यानी पर्सनल प्रोनाउन के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और लिखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, मैंने लिखा यू एंड आई आर गोइंग टू मीट आर गोइंग यू एंड आई आर गोइंग टू मीट हिम। तुम और मैं मिलने जा रहे हैं उससे। तो हिम लिख दो, हर लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो नोटिस कीजिए फिर से एक छोटी सी बात, क्या नोटिस करनी है, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपके पास में सब्जेक्ट का हिस्सा कहलाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सब्जेक्ट कहलाता है। यू एंड आई, तुम और मैं, ये हमारे पास में पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये जो जा रहे हैं, ये वाला हिस्सा वर्ब है। फिर से ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्या करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं हर से। तो जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट हमारे पास कंप्लीट होता है कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है वो होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ये बात याद रखनी है। अब आ जाते हैं इसको समझने के लिए कुछ नियम। सबसे पहले इसको समझने के लिए कुछ आ जाएंगे नियम। तो सबसे पहले आता है रूल नंबर 1। सबसे पहले आएगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है भाई, रूल नंबर 1 को देखते हैं। इसे हम कहते हैं, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाएं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं या ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो हमेशा 231 का नियम लगाएं। 231 का नियम लगाएं। 231 का नियम लगाएं। यदि एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए, तो 231 का नियम लगाएं।
अब ये 231 का नियम क्या है, ध्यान देना बच्चा जी। सबसे पहले हमने लिखा 2 3 1। यू का अर्थ होता है सेकंड पर्सन, यू कहलाता है सेकंड पर्सन। ही, शी, इट या फिर दे, ये कहलाता है थर्ड पर्सन। और आई और वी कहलाता है फर्स्ट पर्सन। आई और वी कहलाता है फर्स्ट पर्सन। यदि आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट लिखने हैं या ऑब्जेक्ट लिखने हैं तो आपको 2-3-1 का नियम फॉलो करना है, 231 का नियम फॉलो करना है, 231 का नियम। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक रिक्त स्थान लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा आर गोइंग टू पंजाब, आर गोइंग टू पंजाब टुमारो, आर गोइंग टू पंजाब टुमारो, आर गोइंग टू पंजाब टुमारो। सबसे पहला नियम क्या है, ये यहाँ पे 4 नियम है। पहला मैंने लिखा यू, हिम एंड आई, पहला नियम है। नियम नंबर 2 हमने लिखा यू, आई एंड ही। तीसरा नियम हमने लिखा यू, ही एंड आई। चौथा हमने लिखा यू, हिम एंड मी, यू, हिम एंड मी। यहाँ पे 4 चीजें आ जाएंगी, यहाँ पे 4 चीजें आ जाएंगी। तो पहली चीज हमने बता दी आपको, पहली चीज हमने बता दी आपको कि अब आपको इस सवाल हल करना है, जल्दी से सवाल का निवारण करना है, सवाल हल करना है। ठीक है, तो पहला नियम हम समझ गए, दूसरा समझ गए और दोनों चीजें क्लियर हो गई है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे आंसर की, अब बात करते हैं यहाँ पे आंसर की, इसको देखते हैं। सबसे पहला नियम यहाँ पे क्या है, चलिए भाई गड़बड़ी किए बिना समझते हैं, गड़बड़ी किए बिना समझते हैं। सबसे पहला नियम क्या है कि यहाँ पर आर गोइंग एक वर्ब है, ये हमारे पास वर्ब है, ये आर गोइंग वर्ब है, क्रिया है, जा रहे हैं, रहे हैं, रही हैं, रही, रहा है, रही है, रही है। तो जब आप बात करते हैं तो रहे हैं और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अब आपको ये छोटा सा हिस्सा याद करना है, ये छोटी सी जो लाइन है इसको याद करना है। अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हैं तो आपका आंसर बनना आसान हो जाएगा। अब हमने कहा आपको ढूंढना है सब्जेक्ट। अब बच्चा जी ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑप्शन में पहले हिम का प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल गलत है। अगला सवाल देखते हैं, तो यहाँ भी हिम है, ये भी ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो ये 2 उत्तर तो गलत हो गए, 2 ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, 2 ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अगला सवाल आता है यू, आई एंड ही। अब यू होता है सेकंड पर्सन, देखो हमने लिखा वहां पे, आई होता है फर्स्ट पर्सन, ही होता है थर्ड पर्सन। नियम हमेशा लगेगा 231 का, 231 का, और यहाँ पे नियम लग रहा है 213, जो कि बिल्कुल गलत है। सही उत्तर बनेगा यू, ही एंड आई, सही नियम बनेगा यू, ही एंड आई। क्लियर है बात, इसको याद रख लीजिए, इसको याद रख लीजिए, आंसर बन जाएगा। उम्मीद है एक बार में आंसर आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बताते हैं, नियम एक और दिखा देते हैं, यहीं पर ही लिख देते हैं, यहीं पर ही लिख देते हैं। अब मैंने कहा सवाल है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा सीमा डिस्ट्रीब्यूटेड
सीमा डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज। 2, सीमा ने टॉफीज बांटी। 2, अब यहां पे एक चीज हमने क्या लिखी ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा ए ऑप्शन, टू यू एंड ही। दूसरा लिखा हिम एंड मी। तीसरा हमारे पास ऑप्शन आ गया मी एंड हिम। चौथा ऑप्शन आ गया यहां पे आई एंड ही। चार ऑप्शन फिर से हमारे पास, चार ऑप्शन फिर से हमारे पास सही उत्तर के लिए। ठीक है, अब आपके पास में आंसर है, आंसर आपके पास में है, इसको एक बार देख लीजिए। अब आता है हमारे पास में बहुत सिंपल सा आंसर, इतना हो गया हमारे पास में। इस आंसर को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आंसर बनाते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, सीमा काम करने वाला व्यक्ति है। सीमा यहाँ पे क्या कर रही है? टॉफियां बांट रही है, बांटने का काम कर रही है सीमा। क्या बांट रही है? टॉफी बांट रही है। किसको बांट रही है? ठीक है, किसको बांट रही है, ये एक सवाल है। किसको बांट रही है, ये एक सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे आई एक सब्जेक्ट है, ही एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, आई एक सब्जेक्ट है, ही एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। क्लियर है बात? पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी, यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है, ये भी गड़बड़ कहानी है। ये दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। आई से बनता है मी। देखो, आई से बनता है मी, और आई कौन सी पार्टी है भाई? फर्स्ट पार्टी है। तो 2 3 1 वाले केस में पहले 3 आएगा और फिर 1 आएगा। ठीक है, 3 आएगा और फिर 1 आएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास पहला रूल यहां पे समाप्त हो गया। पहला रूल उम्मीद है बहुत आसानी से आपने देखा होगा, बहुत आसानी से देखा होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। बढ़ते हैं अगला सवाल नंबर 2। नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, दो बातें आपको याद रखनी है। रूल नंबर 2, दो बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? पहला, पहला पार्ट आता है, निम्नलिखित शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्दों के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। निम्नलिखित शब्दों के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, हमेशा। ठीक है, ठीक है, हमेशा
हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। या कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? कोई भी वर्ब आ जाए, वर्ब, वर्ब यानी कोई भी वर्ब, वर्ब में जैसे जिस वर्ब का अंत ईडी पर होता नजर आ जाए, जिस वर्ब का अंत आईएनजी पर नजर आ जाए, वो वर्ब जहां भी होगी उसके बाद में आप लोग सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। ये है सबसे पहली बात। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, वैसे कुछ वर्ब मैं भी बता देता हूं, लिख देते हैं, नहीं तो ऐसा होगा कि बच्चे पजल हो जाएंगे। वर्ब की बात कर लेते हैं, जैसे लेट, लाइक, बट, बिटवीन। जैसे लेट हो गया, लाइक हो गया, मैं सारे लिख देता हूं, बट हो गया, बिटवीन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इसमें मैं प्रीपोजिशन भी लिख रहा हूं, कंजंक्शन भी लिख रहा हूं, बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, बिसाइड्स हो गया। इन सभी शब्दों के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सबसे सिंपल सा रूल है, आप इन शब्दों के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये इसका नंबर दूसरा पार्ट हो गया। ये है नंबर दूसरा पार्ट। लेट, लाइक, बट, बिटवीन, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, लेट, लाइक, बट, अरे बिटवीन तो लिखा ही नहीं। अब ये बिटवीन भी जो हम लिख रहे हैं ये कायदे से प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ये दो बातें याद रखनी है। तीसरी एक और याद रख लीजिएगा, कहीं पर भी प्रीपोजिशन आ जाए, कहीं पर भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन कहीं भी होगी उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ये तीन परिस्थितियां याद रखनी है, भूलना नहीं है। ये तीन परिस्थितियां याद रख लीजिए, भूलना नहीं है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में आता है, जैसे कि अब हम बात करें टू, टूवर्ड्स, बिटवीन, फॉर, फ्रॉम, ऑन, एट, इन, एक्सेट्रा। इन सभी शब्दों के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ये तीन पॉइंट हमने लिख दिए, कायदे से मैंने यहां ए लिखा था लेकिन यहां पे ए बी सी ये तीनों पार्ट हमने यहां पे लिख दिए कि इनके बाद में जब भी कभी भी आपके सामने कोई भी वाक्य बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव केस कैसे पता चलेगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे ही लिखा, आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे संपूर्ण कर देते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरणों की तरफ। मैंने कहा सम ऑफ आर playing in the garden। एक ऑप्शन हमने लिखा, यहां पे चार ऑप्शन हमने लिखे। पहला है दे, दूसरा हमने लिखा देयर, तीसरा हमने लिखा देयर, चौथा हमने लिखा देम। ये चार ऑप्शन हमारे पास आ गए। ये एक और क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आ सकता है क्वेश्चन आपके। ऐसे ही मैंने एक और सवाल लिखा, लेट डैश डू दिस वर्क, लेट डैश डू दिस वर्क। फिर से चार ऑप्शन आ गए हमारे पास में, ही, दूसरा ऑप्शन आ गया हिज, तीसरा ऑप्शन आ गया, क्या आ गया, शी, चौथा ऑप्शन आ गया हिम।
ये चार ऑप्शन बहुत ध्यान से समझने हैं। अब एक और सवाल दिखाते हैं, हम इसको एक बार ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन हो जाएगा समझने के लिए और लिखने के लिए। पर रूल के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक और सेंटेंस मैंने लिखा, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, हर कोई व्यक्ति हाजिर था। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट डैश, एक्सेप्ट डैश, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट डैश, हर कोई व्यक्ति हाजिर था उसको छोड़कर, उसको छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको छोड़कर, उसको छोड़कर, उसको छोड़कर हर एक व्यक्ति हाजिर था। तो अब हमारे पास फिर से ऑप्शन आता है, क्या आता है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमने क्या लिखा भाई, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। क्या आ जाएगा, ये लो भाई, चार ऑप्शन आ गए। हमने तीन प्रश्न लिखे, एक छोटा सा नियम लिखा। हर एक सवाल के नियम के क्वेश्चन हाथों हाथ कराते चलो, नियम के क्वेश्चन हाथों हाथ कराते चलो, तैयारी अच्छी हो जाएगी, दिक्कत नहीं आने वाली है भाई, दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भाई पढ़ते हैं, सवाल हो गया ना हमारे पास। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, सवाल का हल ढूंढते हैं। उम्मीद है आप सब पढ़ेंगे, वीडियो को रोक के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करना, ताकि उत्तर टैली करना आसान हो जाए, उत्तर बनाना आसान हो जाए, ये बात ध्यान रखना। सवाल है हमारे पास में, देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, दो बातें बोली, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, लेट लाइक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सिंपल है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमने पकड़ा, यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन, ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अगर है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें दे सब्जेक्ट है, देयर, देयर जो होता है संबंधवाचक है, देयर क्या है, संबंध, अधिकारवाचक, संबंधवाचक नहीं अधिकारवाचक है। देयर क्या दिखाता है, अधिकार, देयर दिखाता है अधिकार। अब ये यदि अधिकार दर्शा रहा है तो ये भी नहीं आएगा, ये एडवर्ब है, स्थान दर्शाता है, ये एडवर्ब है। देम बचता है ये ऑब्जेक्ट, ये यदि ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा, ये उत्तर बन जाएगा। तो ये आसानी से सवाल को हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है हमारे पास में, लेट, लेट का अर्थ होता है आज्ञा देना, लेट का अर्थ होता है आज्ञा देना, अंग्रेजी में कहते हैं अलाउ करना। अब लेट एक वर्ब है दोस्तों, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, तो ही सब्जेक्ट है, हिज अधिकार दर्शाता है, विशेषण है, शी एक सब्जेक्ट है, हिम एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है भाई, लेट हिम डू दिस वर्क, उसको यह कार्य करने दो। अगला सवाल आता है, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, हर कोई व्यक्ति प्रेजेंट था, फिर से एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट के बाद फिर से ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, माय हमारा विशेषण है। ठीक है, संबंध अधिकार दर्शाता है, माइन सर्वनाम तो है, लेकिन इसके साथ में तभी प्रयोग होगा जब संज्ञा होगी, वाक्य में संज्ञा नहीं, और आई हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। तो हमारे पास पहले नियम के तुरंत बाद में दूसरा नियम समाप्त होता है, इसको देख लो, इसको देख लो, बहुत अच्छा नियम है, ये बहुत ही शानदार नियम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस नियम के बाद में। ठीक है, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा, जल्दी देखो इसको, लिखो।
हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा आज एकदम बीच में ब्रेक हो गया। ये आपने उम्मीद होगी इसे लिख लिया होगा। इसको लिखने के बाद अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या है, इस पे अब हम वर्क करते हैं, इस पे अब हम वर्क करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। चलिए भाई, नंबर तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर तीसरा क्या है? ये रूल नंबर तीसरा है, हालांकि थोड़ा सा अबव लेवल है, थोड़ा सा हायर लेवल है, हायर लेवल है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इसको समझना है। समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा। हायर लेवल कैसे है, एक बार समझते हैं। जैसे सबसे पहले एक पॉइंट क्रिएट होता है, ये है अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन किसको कहते हैं? अनरियल कंडीशन कहते हैं एक ऐसी कंडीशन जो संभव ही नहीं है। इसे दूसरे शब्दों में हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब होता है क्या कि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आप काश वाले वाक्यों को लिखते हैं। तो ऐसे वाक्यों को समझना जरूरी है जो संभव नहीं है, परंतु बिना संभव हुए, यानी संभव नहीं है परंतु फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस वाक्य को बोलते हैं काश ऐसा होता, मैं ये होता, या मैं डॉक्टर होता, या मैं इंजीनियर होता। तो पहला वाक्य आता है हमारे पास में हाइपोथेटिकल के लिए। हाइपोथेटिकल के लिए सबसे पहला वाक्य क्या है? जिन वाक्यों की शुरुआत दोस्तों आई विश से हो जाए। तीन वाक्य समझ लेना। जिन वाक्यों की शुरुआत आई विश की जगह इफ से हो जाए, जिन वाक्यों की शुरुआत वुड दैट से हो जाए, वुड दैट से हो जाए, या फिर जिन वाक्यों की शुरुआत एज इफ से हो जाए, एज इफ से हो जाए, तो ये वाक्य जो होते हैं ये काल्पनिक वाक्यों को दर्शाते हैं। काल्पनिक वाक्यों को दर्शाते हैं, वाक्यों को दर्शाते हैं, काल्पनिक वाक्यों को दर्शाते हैं। ठीक है, यहां पर इस बात को आपने नोटिस करना है कि अगर आपके सामने ऐसा कोई वाक्य आता है, तो अगर आपके सामने ऐसा कोई वाक्य आ जाए तो आपको इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। कैसे भाई, ध्यान देते हैं। जैसे मैंने कहा एक छोटा सा वाक्य, काश, या अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तुम्हारी जगह होता तो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस कागज पर दस्तखत नहीं करता, इस कागज पर साइन नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस कागज पर साइन नहीं करता, साइन नहीं करता। ये एक छोटा सा वाक्य। अब मैंने इसको अंग्रेजी में लिखा इफ के साथ में, इफ के साथ में, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट साइन दिस डॉक्यूमेंट। हम अक्सर कहते हैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता, आई वुड नॉट साइन दिस डॉक्यूमेंट, आई वुड नॉट साइन दिस डॉक्यूमेंट। बहुत सिंपल सा रूल है, आई वुड नॉट साइन दिस डॉक्यूमेंट, मैं इस दस्तावेज पर साइन नहीं करता। तुम्हारी जगह होता तो साइन नहीं करता। बहुत सिंपल सा रूल है भाई। चलो जी, बात करते हैं एक कदम आगे की, एक कदम आगे की। आई वुड नॉट साइन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं। अब समझना है, क्या समझना है कि ये जो वर का प्रयोग है ये अब वाक्य क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक यानी सत्य नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ये जो वर है ये सदैव निश्चित रहेगा, निश्चित यानी फिक्स रहेगा, और इसके स्थान के आगे वाला स्थान हमेशा सब्जेक्टिव रहेगा।
जब हम बोलते हैं कि अगर ऐसा होता या काश मैं तुम्हारी जगह होता, तो हमेशा आगे वाला स्थान निश्चित रहेगा, निश्चित रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है जी, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास में यहां पे आ गया, पहला पॉइंट आ गया यहां पे नंबर 2। नंबर दो का इस्तेमाल हम किस बात पे करेंगे, अब उसका आगे का निवारण देखते हैं। नंबर 2 क्या है भाई, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, मैंने कहा अब आपके सामने क्या है, इफ आई वर डैश, अगर मैं उसकी जगह होता, इफ आई वर डैश, आई वुड dismiss him instantly, I would dismiss him instantly, मैं उसको निकाल देता, I would dismiss him instantly, अगर मैं उसकी जगह होता तो उसको तुरंत निकाल देता, तुरंत ही निकाल देता भाई, कोई काम ही नहीं, तुरंत निकाल देता। ठीक है, चलो भाई, अब ऑप्शन देता हूं मैं आपके पास में। अब मैंने ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया हर का, दूसरा ऑप्शन दिया शी का, तीसरा ऑप्शन दे दिया हर्ज का, चौथा ऑप्शन दे दिया हमने हिज का। 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए। जब भी ऐसा कोई भी प्रश्न हमारे सामने फिर से आ जाए, फिर से नहीं घबराना दोस्तों, सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचने का। आंसर कैसे बनेगा, आंसर ऐसे बनेगा कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस फिक्स है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस फिक्स है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये ही केवल सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ही केवल सब्जेक्ट है। ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है, एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है फिर से देखते हैं। ठीक है, याद रखना भाई, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर तुम मेरी जगह होते, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम समझ पाते कि मैं कितना टेंशन में हूं, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम समझ पाते कि मैं कितना टेंशन में हूं। तो क्या लिखेंगे, इफ यू वर मी, माई, माइन, या फिर आई। अगर तुम मेरी जगह होते, इसमें से एक का चयन करना है आपको, याद रखिएगा। अगर तुम मेरी जगह होते, अगर तुम मेरी जगह होते, यू वुड अंडरस्टैंड, यू वुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू वुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तुम समझ पाते समस्या क्या है, तुम समझ पाते समस्या क्या है, तुम समझ पाते समस्या क्या है। अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ पाते भाई। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर तुम मेरी जगह होते, तो मेरी जगह होते तो सब्जेक्टिव केस के लिए यहाँ पे केवल आई का प्रयोग होगा और किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं होगा। याद रखना, कभी भी ऐसा कोई वाक्य आता है तो जैसे ही वर दिखाई दे आगे सब्जेक्टिव केस लगाना है, और अन्य केस किसी भी अवस्था में नहीं लग सकता। इसको समझते चलिएगा, काम बन जाएगा। ये अनरियल कंडीशन है, इसे हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं, इसे काल्पनिक वाक्य भी कहते हैं, जो कल्पना के अंदर हम सोचते हैं काश मैं राजा होता तो मैं ये करता। अब राजा होता तो यहाँ पे किंग लगा देते, इफ आई वर अ किंग। तो आपने कुछ नहीं करना, ऐसे वाक्यों को आसानी से बनाया जा सकता। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। एक और नियम क्या है, बस ये एक और नियम समझ लो, फिर तुम्हारा पूरा सर्वनाम संपूर्ण हो जाएगा, पूरा सर्वनाम में पर्सनल प्रोनाउन संपूर्ण हो जाएगा, है ना। अब संपूर्ण क्या से होगा, ध्यान दीजिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि तुलना करते समय, तुलना करते समय
निम्नलिखित 2 पॉइंट का ख्याल रखना है। निम्नलिखित तुलना करते समय निम्नलिखित निम्नलिखित 2 बातों का ख्याल रखना है। 2 बातों का ख्याल रखना है। 2 बातों का ख्याल रखना है। क्या? कि तुलना आप किसकी किस से कर रहे हैं। यदि आप सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो आगे सब्जेक्ट आएगा। 2 ऑब्जेक्ट में तुलना कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सिंपल सी बात, इतना सा नियम है। जैसे मैंने एक सवाल लिखा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा, मैंने कहा आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बलवान हूं। एक वाक्य आ गया। दूसरा लिखा शी इज स्ट्रॉन्ग, वह भी बलवान है। अब यहां पे 2 वाक्य हैं, अलग अलग वाक्य हैं। इनको मुझे जोड़कर एक वाक्य बनाना है। इन दोनों वाक्यों को मुझे जोड़कर एक वाक्य बनाना है। एक वाक्य बनाना है तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़कर एक बनाना है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? क्या लिखेंगे यहां पर? आई एम as strong, I am as strong, I am as strong as she। कई बार बच्चे यहां पर हर का प्रयोग कर देते हैं जो कि गलत है। याद रखना है तुलना करते समय याद रखना है। क्या? नोट बना के लिख लीजिएगा। नोट बना के लिखना है। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट या यदि वाक्य में वर्ब का प्रयोग नहीं है, यदि वाक्य में वर्ब का प्रयोग नहीं है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। यदि वाक्य में वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी नहीं होगा। ये बात याद रखनी है, भूलना नहीं है। बहुत सिंपल सा रूल है। वर्ब का प्रयोग नहीं तो ऑब्जेक्ट भी नहीं। अब इस वाक्य में वर्ब नहीं है और स्ट्रॉन्ग क्या है? बलवान क्या हो सकती है? विशेषता हो सकती है। यदि विशेषता है, विशेषण है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप प्रयोग नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट का। ये सब्जेक्टिव केस था, ये ऑब्जेक्टिव केस था। ये सब्जेक्टिव केस था, ये ऑब्जेक्टिव केस था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है, यहां पे ध्यान देते हैं। अब मैंने कहा आई, या फिर देखना है आई taught him, I taught her। अब 2 वाक्य हमने जोड़े I taught him, I taught her। ठीक है, I taught him, I taught her, 2 वाक्य हैं, अलग अलग हैं। अब इनको फिर से जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे? I taught him and her, I taught him and her। यहां पर वर्ब आएगी तो दोनों जगह ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब आएगी तो ऑब्जेक्ट आएगा। ये बात आपको समझनी है बहुत ही छोटे एवं बेहतरीन तरीके से समझना है। दैट्स इट। और कोई पॉइंट इसमें नहीं बनेगा, ठीक है।
और कोई पॉइंट नहीं बनेगा। तुलना करनी है तो बराबर चीजों के बीच में होगी तो दो सब्जेक्टिव केस आएंगे, और एक ज्यादा एक कम है तो भी सब्जेक्टिव केस आएगा, एक ज्यादा एक कम तो भी सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। बहुत सिंपल तरीके से इसको लिखते चलिएगा, इसको लिखते चलिएगा आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से, बिना दिक्कत के। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलो एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे शी हैज लॉस्ट माई बुक्स, शी ने मेरी किताबें खो दी। दूसरा, शी हैज लॉस्ट योर बुक, योर बुक्स। अब हमने यहां दो बात कही, शी ने मेरी किताबें खो दी, शी ने तुम्हारी भी खो दी। अब इन दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़कर एक बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? शी हैज लॉस्ट, शी हैज लॉस्ट माई बुक्स, शी हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। अब दोबारा संज्ञा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही वाक्य से काम चल जाएगा। जल्दी से इसे देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी तरीके से ये सवाल हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा ही इज फास्ट, ही इज फास्ट, वो बहुत तेज चलता है। मुकेश इज फास्ट, मुकेश इज फास्ट, ही इज फास्ट, मुकेश इज फास्टर। तो यहां पे एक पॉइंट खत्म हो गया। हमने क्या लिखा? मुकेश इज फास्टर, मुकेश इज फास्टर देन। अब आपके सामने ये सवाल आ जाएगा, हिम या ही। ये सवाल बनता है केवल मुकेश इज फास्टर के बाद, ये एक सवाल बनता है जिसको आपने चुनना है। क्या सही उत्तर बनेगा, इस पे दिमाग लगाना है। अब आपको चूज कीजिए कौन सा सही उत्तर बनेगा, कौन सा आंसर यहां पे ऐसा है जिसे आप चूज कर सकते हैं सही बनाने के लिए। जल्दी से देखिए क्या सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो आंसर बहुत सिंपल सा बनता है। तुलना हो रही है, वर्ब नहीं है। वाक्य में जब मुख्य वर्ब नहीं है, तो मुख्य वर्ब नहीं है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। बस इतना सा रोल है, इतनी सी बात है, उसको समझ लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वाले पॉइंट पर, अगले वाले सेक्शन पर। अभी रोकते हैं इस पार्ट को, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। याद रखना, नेक्स्ट वाला पार्ट पॉजेसिव केस, कई पेपरों में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पॉजेसिव केस को समझाइए, पॉजेसिव प्रोनाउन को समझाइए उदाहरण सहित। वो हम अगली क्लास में अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, धन्यवाद।